मिडिल ईस्ट दुनिया का एक सबसे डिस्टर्ब एरिया इस बार फिर से डिस्टर्ब है और इस बार फिर से इसका एपिसेंटर है इज़राइल और इज़राइल का जो सेंटर पॉइंट है जेरूसलम। इज़राइल में एक बार फिर से क्लासेस की खबर आ रही है जो आप लोगों को पता होगा। इज़राइल में हमास ने रॉकेट से हमला किया है, इज़राइल ने उस पर रिटेलिएटरी एक्शन लिया है और फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो हम लोग कई साल से देखते आ रहे हैं। ये सवाल मन में कई बार उठता है कि आखिर ये हिस्सा इतना अशांत क्यों रहता है, क्यों नहीं बाकी जगह की तरह यहाँ पे शांति कायम होती है, और आखिर क्यों बार बार यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, वायलेंस होता है और पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर रहती है, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। आज के वीडियो में जानेंगे इसी चीज़ के बारे में, क्या है अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, इसकी हिस्ट्री और अभी जो कांड हो रहा है उसके पीछे क्या है कारण। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पैंथियनेडू। दरअसल इस पूरे के पूरे फसाद का जड़ है जेरूसलम। जेरूसलम इज़राइल में, इज़राइल के अंदर एक हिस्सा है और ये 3 धर्मों का, रिलीजियस ग्रुप का यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। और इसी वजह से मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ यानी कि यहूदी, इन तीनों का इस एरिया में खासा इंटरेस्ट है। क्रिश्चियंस के लिए इंटरेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे वो प्लेस है जहाँ पे उनका ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। मुस्लिम्स की इम्पॉर्टेंट डूम ऑफ रॉक है और अल अस्का मस्जिद है, जिसको कि अभी हाल में आप लोग सुने हो, जो डिस्टर्बेंस का हॉटस्पॉट रहा है, और उनके लिए ये टॉप 3 मॉस्क्स में मक्का और मदीना के बाद ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉस्क है। और इजरायलीज़ के लिए उनका एक पवित्र वेस्टर्न वॉल है जहाँ पे वो प्रेयर्स करते हैं। आपने देखे होंगे वो विजुअल्स, उस दीवार के पास ये हिस्सा है, और उनका कहना है कि अल अस्का मस्जिद का एक्चुअली वो वेस्टर्न वॉल का ही एक पार्ट है। और जेरूसलम में इसी तरीके से सेगमेंट्स में बटे हुए हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज क्वार्टर्स बने हुए हैं, आर्मीनियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। और यहाँ पे डिस्प्यूट्स हमेशा होते रहता है और हमेशा क्लासेस होते रहते हैं। क्यों क्लासेस होते हैं, इसका एक कारण है। ये ज्योग्राफिकल एरिया एक टेरिटरी जो है, यहाँ पे 3 धर्म वाले शुरू से रहते हैं, जिसमें कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स में हमेशा से क्लासेस रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक रिलीजियस नेशनलिज्म ने जन्म लिया। पुराने समय से ही वहाँ के जो अरब मुस्लिम्स हैं, उन्होंने एक अलग एथनिक आइडेंटिटी, खुद को एक अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अपने लिए एक अलग होमलैंड की बात की, जिसको कि पैलेस्टीन बोलते हैं। और उसी तरीके से इजरायली यानी कि ज्यूस का भी नेशनलिज्म बढ़ा और उन्होंने अपने लिए एक अलग होमलैंड की बात की, जिसको कि उन्होंने इजराइल कहा। और पुराने समय से वहाँ पे डिस्प्यूट है, बट बाय एंड लार्ज शांति से रहते रहे हैं। फिर दौर बदला, ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और ब्रिटिश और बाकी यूरोपियंस का वो एरिया में कब्जा हो गया, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। और ये हिस्सा जो इज़राइल, प्रेजेंट इज़राइल है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आया और इसको हम लोग ब्रिटिश मैंडेट के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यूस को अलाउड किया, वो वहाँ पे रहने लगे। जेरूसलम और उसके आसपास के एरिया में वहाँ पे वो उन्होंने लिबरलाइज करके अलाउ किया। मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चला। ज़्यादा दिन नहीं चलने के पीछे रीज़न ये रहा कि वहाँ पे फिर से अरब और इज़राइल के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया और अंग्रेज़ों को ये पंगे पसंद नहीं थे। वो शांतिपूर्वक शासन करना चाहते थे। उन्होंने हॉल्ट कर दिया 35 के आसपास में ज्यूज सेटलमेंट। इसके लिए ज्यूस ने उनका विरोध भी किया, विरोध का भी सामना करना पड़ा, और ज्यूस मिलिशिया जो कि उनसे भी लड़ती थी और पैलेस्टीन से भी लड़ती थी, वैसा ग्रुप तैयार हुआ। उसके बाद हुई एक बहुत ही दर्दनाक घटना, जिसको कि होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, जो 1941 से 45 तक चली। होलोकॉस्ट एक इजरायलीज़ की मास क्लीनिंग, जिसको कि रिलीजियस एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। करीब 6 मिलियन यानी कि 60 लाख के करीब में ज्यूज़ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज ने और उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने मार दिया, बहुत सारे छोड़कर भाग गए। पूरे वर्ल्ड की एक सिंपैथी इजराइल के साथ हुई और वर्ल्ड ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, इसकी ज़रूरत को, कि इजराइल को एक अलग होमलैंड चाहिए। उसके बाद इस तरीके से सिचुएशंस चलते रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे सबको इंडिपेंडेंस मिलने लगी और यूएन डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशंस में मामला गया, क्योंकि ये डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ रहा था पैलेस्टाइन और
इनके बीच का, ज्यूस के बीच का। तो यूएन ने एक प्रस्ताव दिया कि उसने पूरी टेरिटरी को 3 पार्ट में बांटने का एक प्रस्ताव दिया जिसमें कि एक पूरा इंडिपेंडेंट इजराइल होना था ये एरिया, और ये फ़लस्तीन का हिस्सा जिसमें वेस्ट बैंक को दिया गया, गाज़ा जो इजिप्ट के पास में था उसको इसमें इंक्लूड किया गया, और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने की बात की जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे तीनों धर्म के लोगों का इम्पॉर्टेंट प्लेस था। इजराइल ने इसको एक्सेप्ट किया, पैलेस्टीनियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन जिसके बाद क्लैश होना तय था, और उन्होंने इस चीज़ को डी रिकॉग्नाइज किया। इसका विरोध किया साथ ही बाकी अरब वर्ल्ड जो बारी बारी से उधर से आज़ाद हो रहे थे, और उन्होंने ये कहा, इस फार्मूले को गलत बताया, और उसका विरोध करते हुए यूनाइटेड नेशंस की पार्टीशन प्लान को अपोज करते हुए उन्होंने इजराइल पे अटैक किया चारों तरफ से। नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने उन लोगों को हरा दिया, अरब इजराइल वॉर जो 1948 में हुआ था, और आप देख सकते हो कि एक काफ़ी बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, और जेरूसलम का ये हिस्सा जो था ये पूरा इजराइल के पास चला गया, और अच्छा खासा हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, और बस इस एरिया को भी अपने हिस्से में शामिल कर लिया। तो फिर फ़लस्तीन का एक हिस्सा मिलिटेंट हो गया और एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ जिसका नाम था PLO, यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड थे यासर अराफात। और ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था जिसने की कई तरीके की किलिंग की, टारगेटेड किलिंग की, ग्रुप किलिंग की, कार बॉम्ब पे रख के उड़ाने का इनका स्टाइल था, और एक बहुत ही ग्रूलसम मर्डर किया इन्होंने इजरायली एथलीट्स का म्यूनिक ओलंपिक में। ये अपने आप का पहला किस्सा था। बाद में हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी प्लेयर्स पे अटैक हुआ था, श्रीलंकन प्लेयर्स पे अटैक हुआ था, वरना प्लेयर्स को टारगेट नहीं किया जा सकता। और 70s में ये घटना हुई, और फिर क्लैशेस का एक दौर चला, काफ़ी वायलेंस हुआ इस दौर में। उसके बाद 1967 में सेकेंड अरब इजराइल वॉर हुआ फिर से, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चला, वो 6 दिन चला, और 6 दिन चला, और 6 दिन में ही इजराइल ने एक तरफ अकेले और बाकी अरब वर्ल्ड्स को बुरी तरीके से हराया और एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स जो आप देख रहे हो, सीरिया से कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा इजिप्ट से, ये पूरा का पूरा इजिप्ट का हिस्सा को कब्जा कर लिया, और वेस्ट बैंक जॉर्डन से ये पूरा का पूरा हिस्सा को कब्जे में कर लिया। लेकिन फिर पीस आई, और अमेरिका के एफर्ट पे कैंप डेविड में एक समझौता हुआ, और जिसमें कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत इजराइल ने ये तय किया कि इजिप्ट को वो एरिया जिसने वापस अरब वार के बाद लिया था वो उसको वापस कर देगा, और उस एरिया में शांति हो जाएगी। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप था, और इसके बाद से स्टेप बाय स्टेप ज़्यादातर अरब कंट्रीज से इजराइल का एक पीस एस्टैब्लिश्ड हो गया, कोट अनकोट, चाहे वो रिटन हो या नॉन रिटन हो, यहाँ पे शांति हो गई, और अरब वर्ल्ड ने डायरेक्ट इंटरवेंशन करना इजराइल में बंद कर दिया। हालांकि इसका विरोध हुआ, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनकी हत्या कर दी गई। इसके विरोध में हार्डलाइनर्स ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद फ़िलिस्तीन्स ने एक अलग तरीके का विरोध शुरू किया, जिसको कि फर्स्ट इंटिफाडा बोलते हैं। इंटिफाडा एक अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब रेबेलियंस और प्रोटेस्ट होता है। ये एक बहुत ही आइडेंटिकल फीचर जो आप देखते हो आजकल कई जगह पे, कश्मीर से लेकर के NTCA प्रोटेस्ट में, ये यहीं की देन है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे स्टोन पेल्टिंग करना, पेट्रोल बम फेंकना, ये वहाँ से शुरू हुआ। एक विरोध, एक तरीके का सिस्टम के खिलाफ विद्रोह तरीका अपनाया गया, और काफ़ी कैजुअलिटी हुई दोनों साइड से, और काफ़ी लंबे समय तक ये चला, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला, और सिर्फ उस एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया। उसके बाद PLO से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, तो हार्डलाइनर्स ने एक अलग ग्रुप बनाया, हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के तमाम देश इसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, और कई जगह और लगभग सारे देश में बैन है, सिर्फ ईरान इसका सपोर्ट करता है। हैरानी की बात है कि ये एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन तमाम सुन्नी मुस्लिम कंट्री जो उस एरिया के हैं वो भी इसका अपोज करते हैं और उसकी ब्लॉकिंग किए हुए हैं, और सिर्फ अभी
सोर्सेज बताते हैं कि ईरान छोड़कर के कोई भी देश इसकी मदद नहीं करता है। ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था और इसने और भी हार्ड लाइन को अडॉप्ट किया अपना पैलेस्टीन्स को अलग होमलैंड बनाने के लिए, और जम के वायलेंस हुई। और एक्सपर्ट ये बताते हैं कि हमास के आने के बाद से अरब वर्ल्ड की जो सिंपैथी थी और पूरे दुनिया की जो सिंपैथी थी फ़लस्तीन के साथ, वो एक टर्न अराउंड हो गई और काफ़ी, क्योंकि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद फिर से पीस की तरफ एक और कदम बढ़ा। बिल क्लिंटन, यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के मेडिएशन के बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ। ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल एग्री हुआ कई तरीके की ऑटोनॉमी देने के लिए पैलेस्टीन को, और पैलेस्टीन को उसने कई मामले में ऑटोनॉमी दे भी दी और इसका भी कई जगह पे वेलकम हुआ। इन दोनों शख्स को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इज़ाक रेबिन को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि हार्डलाइनर्स ने उनको ट्रेटर, बिका हुआ और ये वो बहुत सारी चीज़ों से नवाजा और अल्टीमेटली उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इससे एक स्टेप आगे लगा कि शायद अब कुछ उम्मीद है, अब यहाँ पे कुछ शांति हो सकती है। लेकिन फिर से सेकंड इंतिफाडा हुआ 2000 से लेकर 2005 तक। नतीजा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि धीरे धीरे करते करते और भी ज़्यादा दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता चला गया। और इज़राइल की अब ये धीरे धीरे समझ में इज़राइल को ये आने लगा कि पैलेस्टीन्स के साथ किसी भी तरीके की पीस अब काम नहीं करने वाली है, और उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप उस पूरे के पूरे एरिया को ऑक्युपाई करने के तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उसके बाद 2005 में दो चीज़ें हुई। इज़राइल गाज़ा से हट गया और गाज़ा जो था वो हमास के कंट्रोल में आ गया, और यहाँ से उसने अपनी ऑपरेशंस को चलाना शुरू किया और उस एरिया में किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहा। और इज़राइल ने फिर धीरे धीरे करते हुए गाज़ा की ब्लॉकेडिंग शुरू कर दी, बड़े बड़े वॉल खड़े कर दिए, और वहाँ पे हमास के बाद बहुत बुरा हाल हुआ। कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे 50% के आसपास में पहुँच गया है। रीसेंट क्लैश क्या है, इसके बीच में वहाँ से इज़राइल के गाज़ा छोड़ने के बाद से लेकर के यहाँ तक से कुछ खास वैसा हुआ नहीं है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रीसेंट क्लैश क्यों हुआ? रीसेंट क्लैश जो है वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट धीरे धीरे होते हुए रिलीजियस और बाकी सारी चीज़ों का रंग ले लिया। शेख ज़रा बोल करके एक प्लेस है, एक नया नाम है, वहाँ पे 8 मकानों का ऑनरशिप को लेकर के एक विवाद चला, जो कि इतना आगे तक पहुंच गया। बहुत हैरानी की बात है कि सिर्फ 8 मकानों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इस आगे तक चला गया। दरअसल हुआ ये कि जिस दौरान में ब्रिटिश ने ज्यूस को उन एरिया में सेटल करने का अलाउ किया था, उस एरिया में ज्यूस की काफ़ी प्रॉपर्टी परचेज़ करी थी और बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने ज्यूस को वो एरिया इवैक्यूएट करने बोला तो ज्यूस वहाँ से चले गए, लेकिन पैलेस्टीन्स ने उनके घरों पे कब्जा कर लिया। बाद में जब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो धीरे धीरे करते हुए ज्यूस जब वापस वहाँ पे आए तो उन्होंने वहाँ पे कब्जा देखा तो मकान को खाली करने को बोला। तो ये मामला चला गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसमें वर्डिक्ट ये दिया कि भाई लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके खाली तो नहीं कराया जा सकता। तो ऐसा बोला कि ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनको बोला कि आप रेंट पे कर दो या फिर खाली कर दो। एक्चुअली रेंट पे करने को बोला तो उन्होंने बोला ना हम खाली करेंगे ना हम रेंट पे करेंगे। तो वहाँ पे फिर ये होने लगा, डिस्प्यूट होने लगा कि भाई जगह खाली करो। तो अब इजरायलीज़ का पॉइंट था कि ये जगह को धीरे धीरे खाली करो, और इन्होंने एक शेख ज़रा को बचाने का और पूरी तरीके से मतलब कैंपेन कुछ ऐसा चला कि इजरायली ज्यूज़ वहाँ से उन एरियाज़ को खाली कराने की बात करते थे और पैलेस्टीन्स इस एरिया को नहीं खाली करने की बात करते थे, क्योंकि बात फिर वही थी, ये जेरूसलम के ईस्ट का एरिया है, जेरूसलम के पास का एरिया है। तो ऐसे ही हुआ। रमज़ान की आखिरी जुमे को पत्थरबाजी हुई अल अक्सा मस्जिद, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मस्जिद है, वहाँ से पत्थरबाजी हुई, क्लैशेस हुए, सिविलियंस को टारगेट किया गया। पुलिस ने फिर मस्जिद को खाली कराया और
वहाँ से मस्जिद को खाली कराने में बल प्रयोग किया, आंसू गैस और बाकी सारी चीज़ें जो भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कई तरीके के रॉयट्स शुरू हो गए, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ये हो गया कि हमास ने इस बीच में गाज़ा एरिया में से कई तेल अवीव पे रॉकेट्स फायर किए, और रॉकेट्स फायर किए तो एंटी रॉकेट मिसाइल से इज़राइल ने पहले तो उनको ख़त्म किया, और उसके बाद इज़राइल ने रिटेलिएट किया, और ये रिटेलिएशन जो हुआ वो पूरा का पूरा गाज़ा ऑलमोस्ट समझ लो कि उसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डैमेज होने वाला है, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात हो गई है। अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया बैलेंसिंग स्टैंड लेकर के चलता है। एक तरफ इज़राइल है जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, हर फ्रंट पे मदद करता है, हमारा सेकंड नंबर का डिफेंस पार्टनर है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, अभी कोरोना के टाइम में भी उसने काफ़ी मदद किया, और अभी रिसेंटली एक न्यू हाइट पर है इज़राइल के साथ हमारी रिलेशनशिप। तो ऑब्वियस सी बात है कि इज़राइल से हम ख़राब रिलेशन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमेशा से इंडिया ने पैलेस्टीन्स के राइट का भी सपोर्ट किया है, तो हम लोग पैलेस्टीन के साथ भी हैं। तो इंडिया का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने वायलेंस को रोकने की बात की है और साथ ही हमास के अटैक पे कंडेम किया है। इंडिया में भी नज़र आ रहा है, आम लोग भी इसमें डिवाइडेड दिख रहे हैं, कुछ लोग पैलेस्टीन को विरोध कर रहे हैं, कुछ इज़राइल के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। बट द $1 million क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर? फ्यूचर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए अब सेपरेट पैलेस्टीन्स की रास्ते अगर बात करें तो वो एक बहुत दूर की बात लगती है, क्योंकि एक तो अरब वर्ल्ड्स का इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट रहा नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने इजराइल से काफ़ी अच्छा रिलेशन कर लिया है। दूसरी बात, प्रैक्टिकली इस पूरे एरिया में इजराइल ऑक्यूपेशन जो वेस्ट बैंक का एरिया था, इजराइल की कॉलोनीज़ कुछ इस तरीके से बस चुकी है कि एक पॉसिबल नहीं है कि पैलेस्टीन्स का सेपरेट लैंड बन सके। तीसरी बड़ी बात यह है कि वायलेंस होने के बाद से ट्रस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और पैलेस्टीन्स ने सारे स्टेप्स को लेकर के देख लिया, निगोशिएशन काम नहीं किया, वायलेंस काम नहीं किया, किसी भी तरीके की चीज़ें काम नहीं की, तो अब कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों साइड्स में बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है, और प्रैक्टिकली कोई उम्मीद नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आता है। बहरहाल देखेंगे आगे क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही करंट वीडियोस पे को देखने के लिए पैंथियन एडू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।